हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई के बारे में। अब आप भी कहोगे कि एम्स सीआरई क्या हो गया, कि मतलब इसके बारे में नोटिफिकेशन, इसके बारे में न्यूज़ ही खत्म नहीं होकर दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। एक और नई न्यूज़ यहाँ पे एम्स सीआरई की तरफ से निकल के आ रही है। आप चाहे से आप कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ कहो या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कहो, वैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये न्यूज़ ठीक नहीं है। जी हाँ, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस बार क्या ऐसा एम्स ने कर दिया है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स को इनएलिजिबल ठहरा दिया है। जिन लोगों की क्वालिफिकेशंस वगैरह से कुछ मैच कर रहा था, बिल्कुल पोस्ट के हिसाब से थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है या एक्सेप्ट किया भी है तो किन कंडीशंस के साथ किया है। आज हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाने से पहले इनका जो इंपॉर्टेंट नोटिस आया निकल के, उसके बारे में बता देता हूँ। जो इन्होंने, जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था आप सबने, और जब ये नोटिफिकेशन हम रीड कर रहे थे, तभी हम लोग समझ गए थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली डेट मेंशन कर दी थी कि 11 फरवरी को उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट किया है और किसका फॉर्म रिजेक्ट किया है। उसके बाद आपको मौका भी दिया जाएगा, जो भी दिया गया है 12 से लेकर 14 फरवरी तक आपको मौका दिया गया है अपना करेक्शन करने का। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा और डायरेक्ट आपका जो फॉर्म जो है वो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम उस नोटिस की बात करते हैं जो 11 तारीख को निकल के आया, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको यहाँ पे लॉग इन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या उनका जो नया नोटिफिकेशन हो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आपका जो नया नोटिफिकेशन आया, नोटिस नंबर 32205। ठीक है, ये जो नया नोटिस है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कब आया? 11 फरवरी 2025 को ये नोटिस निकल के आया हमारा। ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट देखो पहले, इसका सब्जेक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए ये अगेंस्ट चूजन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अटैच्ड क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सीआरई। जब आप लोगों ने सीआरई के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग में ही आपको जो है सेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिला हुआ कि इसमें से जो बेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है उसे चूज कीजिए, या आप कहो कि जो पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अपनी क्वालिफिकेशन चूज करनी थी। वहां पे जैसे 3 आपको कैटेगरी दिखी होंगी, एक में आपका 10th 12th था, मैट्रिकुलेशन था, एक में आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, मतलब वो डिपेंड करता है आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वहां पे मेंशन थी, सेट ऑफ क्वालिफिकेशन था। ठीक है जी, तो आपको किस हिसाब से चूज करना था, उसे उसे चूज करना था आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी रिक्रूटमेंट है, जो सा वो चाह रहे हैं कि कौन से लोग एलिजिबल है, उसी को आपने चूज कर लिया था। अब जाहिर सी बात है, जो जिसने 12th कर ली वही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, है ना। तो जो आप ग्रेजुएशन चूज करते हो तो उसका मतलब कि आपने 10th 12th भी की है। लेकिन अगर आप 10th 12th और उसके साथ आप ग्रेजुएशन भी चूज करते हो तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि अगर आपने ऐसा किया कि सारी कैटेगरी को एक्सेप्ट कर लिया तो हम मानेंगे कि आपने 10th 12th ही की है। अजीब है लेकिन हाँ ऐसा ही है। अब देखो इसके बारे में समझते हैं। इन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल देके समझा दिया, हम डायरेक्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखो ये कह रहे हैं, कंसिडर ए कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट अंडर ग्रुप पोस्ट 52, जो भी है इस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया। अब उसे जो है क्वालिफिकेशन सेट चूज करने के लिए 3 सेट दिए गए। पहला क्या था? 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। 12th क्लास था पहला। दूसरा डिग्री, ठीक है, उसकी ग्रेजुएशन होती है, क्या था? मैट्रिकुलेशन 10th। 3 सेट दिए उसे कि 12th पास हो आप, 10th पास हो या आप डिग्री हो, आप बताओ हमें, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या। उन्होंने 3 सेट दिए। अब समझदारी से इंसान तो क्या करेगा, अपना तीनों को ही ओवर समझदार जो ज्यादा स्मार्ट होगा वो तीनों को सिलेक्ट कर लेगा कि मैं तो 10th भी हूँ, 12th भी हूँ, मैं तो डिग्री भी हूँ, है ना। लेकिन उन्होंने कह दिया अगर आपने ऐसा किया है तो हम आपको सिर्फ 10th 12th मान लेंगे। ऐसा क्यों है? देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं। इफ एनी कैंडिडेट हैज चूजन सेट 1 ओनली, उसने सिर्फ 1 सेट को चूज किया, इसे 12th वाले को, हैज प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ ओनली डिग्री क्वालिफिकेशन, देन द कैंडिडेट विल बी लायबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हिज कैंडिडेचर फॉर द अप्लाइड पोस्ट ऑन डिस्पेंसरी। ये कह रहा है कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आपने सेट 1 चूज कर लिया तो आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई आपने जो है डिग्री सेट 2 चूज करना चाहिए था, लेकिन आपने 1 चूज किया है तो वहां पे तो कैंसिल होनी थी। केस 2 क्या है? If any candidate has chosen set 2 and have provided details of degree qualification, then the candidate will be considered against the post where degree qualification is required mentioned. The candidate will not be considered eligible for the post where matriculation. अगर आपने डिग्री को चूज किया है, ठीक है, सेट 2, अगर आपने, मैं रेड पेन से दिखाता हूं आपको, अगर आपने सेट 2 को चूज किया है, सेट 2 किसके लिए था? डिग्री के लिए, तो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जिसमें डिग्री मांगी गई है, उसके लिए नहीं जिसमें 10th 12th है। ठीक है, कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें 10th 12th एलिजिबल था और कोई पोस्ट ऐसी थी जिसके लिए डिग्री होनी जरूरी थी और आपने डिग्री चूज कर ली, तो अब आप उन पोस्ट के लिए तो क्वालिफाइड हो गए, उन पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो गए जिसमें डिग्री मांगी गई है, लेकिन 10th 12th के लिए आप नहीं माने जाओगे। होना है कि ये चीज था, अगर आपने अपनी मैक्सिमम या अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है तो आपको उससे भाई अंडरस्टूड है 10th 12th करके तो बंदा आगे आता है भाई। तो भाई जो जैसा उन्होंने कहा अब इनके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, तो फिर वो वहां पे सिर्फ डिग्री के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, ना कि 10th 12th बेस्ड पोस्ट के लिए। सेट 3, केस 3 में क्या समझाना चाह रहा आपको? इन एनी केस, ये ग्रीन से देखते हैं चलो, इन एनी इफ एनी कैंडिडेट हैज चूजन ऑल द सेट, सारे ही सेट उसने चूज कर लिए, एंड प्रोवाइड 10th 12th
certificates, then the candidate will only consider for the post where 10th 12th class education qualified mentioned there. अगर आपने तीनों चूज किए इसे, हाँ ये ध्यान से समझने का पॉइंट है, अगर आपने तीनों चूज किए 10th 12th और डिग्री, और आपने सर्टिफिकेट किसके प्रोवाइड किए हमको, मतलब आगे जाकर उन्हें अटैच करना था ना हमने डीएमसीएस को, तो उसमें सेट 1 और सेट 3 यानी कि आपने 10th और 12th की मार्कशीट वहां पे अपलोड कर दी लेकिन डिग्री की नहीं की, तो आप एलिजिबल माने गए सिर्फ 10th और 12th के लिए, डिग्री के लिए नहीं माने जाओगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या था आपको, आपको करना ये था कि पहले आपको जाके चेक करना था कि आपकी जो उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी हुई है, उसी हिसाब से आपको अपनी क्वालिफिकेशन चूज करनी थी। अभी भी मौका उन्होंने दिया है करेक्शन का, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अभी एक्सेप्टेड है विद सर्टेन लिमिट्स विद सर्टेन कंडीशंस, वो कंडीशंस वाला भी आपको मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं। ठीक है, बस आगे इन्होंने यही चीज समझाई है कि जो आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है 12 से 14 फरवरी, ठीक है, अप टू 5 PM, 5 बजे तक का आपके पास मौका है 14 फरवरी तक, तो जाके अपना ये काम जो है इसे निपटा लीजिए पहले। वैलेंटाइन वगैरह छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं है। 14 को वैलेंटाइन नहीं है, 14 को क्या है, 14 को है लास्ट डे फॉर द करेक्शन एट एम्स सीआरई पोर्टल, कोई वैलेंटाइन नहीं है आप लोगों के लिए। अपना इसे ठीक कीजिए जाके, और जिनका ठीक है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा आपने किया। और उसे अब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी कैंडिडेट की हमने जो यहाँ पे लॉगिन करके जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पे ट्राई किया, कोशिश की आपको समझाने का। देखो ये फार्मासिस्ट का था, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो हमारी फार्मासिस्ट के लिए, ये एलोपैथी के लिए इसमें चूज किया था हमने। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे, जब आपने लॉगिन किया तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा होगा आपका ऑप्शन चेक सब पोस्ट एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो सब पोस्ट के लिए, क्या एलिजिबल थे आप, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है नहीं। तो जब एलिजिबल किया तो जो स्टूडेंट था इनका जो फॉर्म था वो एक्सेप्ट तो हो गया, सबमिट तो उसने कर दिया था पहले ही, और एक्सेप्ट वो कर लिया गया एम्स के द्वारा, ठीक है, एक्सेप्टेड तो है। लेकिन अब देखते हैं किन किन कंडीशंस के लिए, किन किन पोस्ट के लिए उसे एक्सेप्ट किया गया। तो देखिए ये क्या आपका टेंटेटिव प्रोविजनल एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चूजन विदाउट एनी स्क्रूनिटी ऑफ एज क्राइटेरिया कैटेगरी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई जो आपने क्वालिफिकेशन अपनी दी थी, जो आपने सेट चूज किया था क्वालिफिकेशन, जो भी हमने एग्जांपल देखे सेट 1 सेट 2 सेट 3, उनके बेसिस पे आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये मेंशन कर दिया विदाउट एनी स्क्रूनिटी ऑफ एज क्राइटेरिया, कि भाई एज क्राइटेरिया का उसमें कुछ हो नहीं है, फिर भी उन्होंने एज क्राइटेरिया को, तो एज जो क्राइटेरिया था आपका उसे इनको इंक्लूड किया है। देखो जितने भी ईएसआईसी थे, ठीक है, एलोपैथी के लिए जिसमें पोस्ट थी, ईएसआईसी जो थे आपके फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए जहां भी पोस्ट थी, वो सब में एलिजिबल मान लिया स्टूडेंट को, जो भी कैंडिडेट था हमारा, चाहे वो आसाम हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और बिहार। ठीक है, ईएसआईसी ने तो जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ठीक है ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी हमारे लिए, और ये एलिजिबिलिटी हमें मिल गई। अब बात करते हैं आपके CAFIMS, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो था ना, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है हमारी एलिजिबिलिटी मीट हो रही है, हमें ये चाहिए, तो हमें ये कैंडिडेट जो है ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी आप कंडक्ट करा लेते हैं एग्जाम। एम्स न्यू दिल्ली, इसके अलावा आपको और कोई एम्स इसके अंदर नजर नहीं आएगा। इतने दिनों से जिक्र क्या चल रहा है, एम्स सीआरई, एम्स सीआरई, एम्स 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 के बारे में ही बातें हो रही हैं, और एलिजिबिलिटी कहाँ ही, सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के अंदर कितनी पोस्ट हो सकती है, 2 से 3 पोस्ट सारी मिलेंगी, आप चेक करके देख लेना। ही सिर्फ 2-3 पोस्ट के लिए ही इतना बड़ा ये सारा लफड़ा हो रहा है आपका। फार्मासिस्ट पोस्ट एलोपैथी की एम्स न्यू दिल्ली में ही जो कैंडिडेट को के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया, इसके अलावा कोई एम्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा सफदरजंग हॉस्पिटल, जो सफदरजंग आपका हॉस्पिटल है, उसका भी कहीं आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा कि उसने भी एक्सेप्ट किया फॉर्म को, नहीं किया गया है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इन्होंने मेंशन ये किया है कि हम विदाउट एज क्राइटेरिया देख रहे हैं, बट जहां तक मुझे लगता है इन्होंने एज क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है ना, क्योंकि सिर्फ एम्स दिल्ली ही ऐसा था जो आपकी मैक्सिमम एज 32 कंसिडर कर रहा है, अगर मैं बात करूं ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए 27 या 28 थी आई थिंक, इससे ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये कौन था एम्स आपका न्यू दिल्ली, लेकिन इसके अलावा जितने भी एम्स थे उनके लिए ये जो 32 वाला एज रिलैक्सेशन था ये उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, उन्होंने मैक्सिमम एज 27 ही प्रोवाइड की थी। तो हो सकता है एज की वजह से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हो। ठीक कंडीशन आपकी सफदरजंग के लिए थी, उन्होंने भी 27 की एज को मेंशन किया था, इससे ऊपर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे फॉर्म को। जनरल के लिए अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि इस वजह से उन्होंने फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया हो। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने क्योंकि मेंशन कर दिया कि इन्होंने विदाउट एनी स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन एज क्राइटेरिया कैटेगरी वगैरह इन सब पे बेस नहीं है ये लिस्ट, तो उन्होंने क्लियर भी नहीं किया फिर किस बेस पे है। ठीक है, तो ये है आपका कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कैसा होगा, और फॉर्म एक्सेप्ट हुआ विद सर्टेन लिमिट्स विद सर्टेन कंडीशंस, तो कंडीशंस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और जिसका रिजेक्ट हुआ होगा भाई उनको तो क्लियरली यहाँ एक्सेप्ट की जगह यहाँ पे रिजेक्टेड दिख गया होगा। आपको 2 दिन का टाइम मिला हुआ है 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी। हम 13 को आज ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन लेट मिली है, तो इतना इन्फॉर्मेशन कई जगह गैप आई इसलिए वह हमारा आ गया। तो अभी आप देख सकते हो अभी भी आपके पास एक दिन है पूरा, आप जाके कल 5 बजे तक जो है इसे 14 फरवरी
5 बजे तक इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये एलिजिबिलिटी या इस हॉस्पिटल या इस जो भी आपकी पोस्ट है उसके अगेंस्ट में एलिजिबल हूँ, तो उसे जाके करेक्ट कीजिए, करेक्ट अपना डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इसे कीजिए आप लोग। तो ये था आपका एम्स की तरफ से नया जो नोटिफिकेशन था, एम्स सीआरई की तरफ से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो अगली वीडियो में आप देखोगे कि एनएफएल फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, आप सभी को उसका इंतजार रहा कि कब इसके आंसर की आई। फिर आप आंसर की भी चेक की, हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, फिर ऑफिशियल आई, उसके बाद आपको कट ऑफ्स के बारे में बताया और अब इंतजार हो रहा था उसके रिजल्ट का। तो क्या आप जानते हैं एनएफएल फार्मासिस्ट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, उसका एग्जाम रिकंडक्ट होने वाला है, दोबारा से उसका एग्जाम होगा और उसके लिए पोर्टल आपको कल से ओपन होगा, यानी 14 फेब से 16 फेब आई थिंक ये ओपन रहेगा। तो आपको जाके वहाँ पे अपना कंसेंट देना है कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई और मैं रीअप्लाई या रिकंडक्ट करवाना चाह रहा हूँ। ना का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ऑब्वियसली वीडियो हेल्पफुल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।